हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी प्रो में। आज हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे बिहार बोर्ड लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इससे लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे इंपॉर्टेंट होता है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो 5 मार्क्स आपका फिक्स है। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन इससे पक्का बनता है, जो कि आपके ग्राफ पोर्शन से आता है, या तो आपका फिक्स है। उसके अलावा अगर बोर्ड चाहा तो एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, जो वर्ड प्रॉब्लम से आता है। किससे? वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन इससे देता है। और उसके बाद 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लगभग 2 3 4 आसानी से रहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग मानिए तीन क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। 3 क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स का पूछता है। और लगभग 6 या 7 मानिए 6-7 आपका लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो आप एक बार कंफर्म हो सकते हैं कि भाई कितना मार्क्स आ गया। देखिए 10 मार्क्स यह है। जब अभी तक आपका पैटर्न जो चल रहा है, 100 में 200 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। देख लीजिए 200 में से आपको किसी 100 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो 5 10 मार्क्स तो यार है। उसके बाद 3 यह उठाया था 6 मार्क्स, यानी 10 6 16 मार्क्स और 16 6 22, यानी कि लगभग 20 प्लस ही बात करता है। तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा खासा आपके बिहार बोर्ड में, इसलिए इसको जितना सावधानी पूर्वक समझे उतना अच्छा है। हमने अपने लेक्चर में एक चैप्टर और 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर में आज हम लोग हाथ लगाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल की है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। उसमें आपका क्लास 10 के लिए समर्पण बैच के नाम से क्लास है, जो कि मात्र अभी 99 रुपया में अवेलेबल है। समझे? इस पे पूरा आपको मैथ की, साइंस की बिल्कुल पूरा निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, जिसका चार्ज मात्र 99 रुपया रहेगा। 99 रुपया में समझिए क्लास निःशुल्क है। 99 रुपया चार्ज आपका वही मटेरियल का आ जाता है। मटेरियल इसमें जो आएगा उसी का चार्ज है, या प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम पे आपका मात्र 99 रुपया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए 9th क्लास में आपका चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण। 10th क्लास में इसमें चैप्टर का नाम वही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन एक चीज बढ़ गया है। क्या? तो युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? तो युग्म मतलब आपका जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। यानी कि 9th में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें सिर्फ समझना था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। 10th क्लास में क्या युग्म कर दिया गया, यानी वहां एक समीकरण पढ़ना था, यहाँ हमें 2 समीकरण पढ़ना है। बस यही फर्क है। 9th और 10th में यही फर्क है, और कुछ क्वेश्चन का पैटर्न में फर्क है। उम्मीद है कि आगे बढ़ना संभव है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। तो भाई चैप्टर के नाम में ही लगभग 60 से 70% थ्योरी आ जाता है। चैप्टर के नाम को अगर बारीकी से समझे तो आपका थ्योरी के 60% आसानी से समझ सकते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले, यानी कि हमें क्या करना है, चर राशि 2 होना चाहिए। चर राशि आपको पता है कि एबीसीडी वाले जितना भी संख्या है, एबीसीडी वाले अगर हम जो भी लेते हैं लेटर, वो आपका चर राशि कहलाता है। 1 2 3 4 यानी गिनती वाला जो भी आपका अचर राशि कहलाता है। हमें क्या कहा गया कि चर राशि की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। और वह दो चर लेकर हमें समीकरण बनाना है। किस प्रकार का समीकरण बनाना है? तो रैखिक समीकरण बनाना है। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो भाई वैसा समीकरण जिसका घात 1 होता है वह रैखिक समीकरण। दो पिछले जो हम बहुपद पढ़े उसमें पढ़ना था कि यदि किसी समीकरणों की संख्या मतलब समीकरण की घातों की संख्या 1 होती है तो हम रैखिक कहते हैं। वही कहा गया कि कैसा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण का मतलब घात 1 होना चाहिए। और वह समीकरण किस रूप में पाया जाएगा? तो जोड़ा के रूप में पाया जाएगा। यानी मोटा मोटा बात समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। यानी हमें यहाँ क्या पढ़ना है? तो हमें 2 समीकरण पढ़ना है। जो समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए, और साथ में उसमें चर राशि कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए समझते हैं। वही कहा गया रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? तो वह समीकरण जिसमें x तथा y दो चर हो, x तथा y a चाहे b p q कुछ भी ले लेते हैं, बस 2 समीकरण 2 चर राशि होना चाहिए, और जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी इस रूप में। यहाँ देखिए x y 2 चर राशि है, जिसमें a b c आपका अचर मान है। अचर के तौर पर प्रयोग किया गया, जहां a b c आपका वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, तथा a b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। a और b सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपका
ये आपका मूल रूप कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप कहलाता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ना था, या आपको 9th में पढ़ना था। यह वास्तविक संख्या का मूल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप कहलाता है, वास्तविक रूप इसको कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, यह समीकरणों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से दो समीकरण लेंगे जो हमें यहाँ 10th में पढ़ना है, समझे। कहा गया इस रूप में लिखा जा सकता है, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इस रूप में होने में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट निकलता है बिहार बोर्ड के लिए। क्या निकलता है, इस प्रकार से समीकरण दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें हलों की संख्या बताइए। जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हल के विशेष प्रकार भी होता है। लेकिन 9th में यहाँ से पढ़ के आना था क्या, कि भाई समीकरण यह दिया था तो इससे हलों की संख्या पूछा था। क्या पूछा था कि हलों की संख्या कितना होगी, तो हलों की संख्या की बात किया जाए, हलों की संख्या की बात किया जाए तो हलों की संख्या आपका अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। यह एक इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, बिहार बोर्ड यहाँ से उठाता है। क्या है कि एक सिर्फ एक समीकरण देगा। समीकरण का रूप यही होगा, मान लीजिए 3x + 5y = 6, एक समीकरण है, और दे देता है कि भाई इसके हलों की संख्या बताइए। इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए कि यदि समीकरणों की संख्या 1 होगी तो हलों की संख्या अनगिनत होती है। क्या होती है, अनगिनत। उस स्थिति में आप हल अनंत में मारेंगे, समझे। चलिए आगे देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रत्येक का आलेख की बात किया जाए, आलेख सरल रेखा होती है। सिंपल बात है, जिसका भी घात 1 होगा वह आलेख सरल रेखा देती है, समझे। अगर घात 2 हो तो परवलयाकार देती है। यह हमें पिछले चैप्टर में ही हम कवर किए थे कि भाई यदि समीकरणों में घातों की संख्या अगर 1 होती है तो रैखिक समीकरण है तो आलेख कैसा होगा, सरल रेखा। अगर समीकरण द्विघातीय है तो आलेख कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो कहा गया कि यह समीकरण का आलेख अगर देखा जाए तो आलेख सरल रेखा होता है, समझे। चलिए अब बात करते हैं दो चर वाले अगर समीकरण है x तथा y का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखा जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या, तो युग्म देख रहे हैं, समीकरण का युग्म देखना है। 9th में सिर्फ समीकरण देखना है, 10th में युग्म देखना है। इसका व्यापक रूप किस हिसाब से पाया जाएगा, तो देखिए समीकरण उसी रूप में पाया जाएगा ABCD के रूप, मतलब x y दो चर राशि होगा, बाद बाकी वही होगा। तो एक रूप कहा गया ax + by + c = 0। कुछ किताब इस रूप को लेके चलता है, कुछ किताब इस रूप को लेके चलता है। हम दोनों रूप कवर करते हैं ताकि आपको समझना आसान रहे। आपको दोनों में से जो समझ में अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं। यह सिर्फ रूप देखने के लिए, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1-2 उठेंगे इस टाइप से, दोनों ध्यान रखिए, बात खत्म, समझे। देखिए क्या कहा गया, x + by + c = 0। यह रूप यहाँ दिया गया था, सो है एक समीकरण, पहला समीकरण हमारा इसी रूप में होगा। दूसरा की बात किया जाए, c पे यहाँ छोड़े तो दूसरा समीकरण को हम d से स्टार्ट करेंगे, dx + cy + f = 0। दोनों समीकरण का रूप का कहने का मतलब यही था कि a b c आपका वास्तविक संख्या है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा समीकरण में d e f आपका वास्तविक संख्या, और पहला समीकरण के लिए a और b ≠ 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ d और e ≠ 0 होगा। क्यों 0 नहीं होगा, तो भाई यहाँ समझिए a और b 0 हो जाएगा, तो यहाँ चर राशि की अगर a 0 हुआ तो सिर्फ by + c होगा। यहाँ हो जाएगा क्या, तो आपका केवल और केवल एक चर राशि है। हमें पढ़ना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ दो चर नहीं बचेगा, इसलिए हमें कहा गया ना ये 0 हो सकता है ना b 0 हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा समीकरण की बात किया जाए, यहाँ x और y के गुणनांक क्या है, तो d और e है। तो d और e 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि d और e 0 हो गया तो भाई दो चर नहीं बचेंगे, तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के केस में नहीं आएंगे। सिर्फ समीकरण तो होगा लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्लास में पढ़ना था, क्लास 8 में पढ़ना था, तो आपके 8 क्लास का हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में होगा। इस टॉपिक को पढ़ते हैं। यहाँ क्या है, देखिए यह a1 वही है abc, यानी a1x b1y + c1, यह आपका व्यापक रूप में आता है। पहला समीकरण के लिए 1 प्रयोग किया गया, तो ये a1x + b1y + c1 = 0 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका आ जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। यह आपका व्यापक रूप है। इसको भी देखना जरूरी इसलिए कि कभी कभार दे देता है, कहता निम्न में से कौन व्यापक रूप में है, तो भाई व्यापक रूप में हमेशा किसी भी चैप्टर का व्यापक रूप लिखे। व्यापक भी यानी कि आपका द्विघात का लिखवाए, द्विघात समीकरण का लिखवाए, द्विघात बहुपद का लिखवाए, रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का लिखवाए, सबका व्यापक रूप में प्लस का चिन्ह प्रयोग होगा, माइनस का चिन्ह कभी प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो जब भी व्यापक रूप देखने की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है आपसे कि भाई निम्न में कौन व्यापक रूप है, व्यापक रूप में एक बात को ध्यान से पूर्वक देखें कि जब भी व्यापक रूप लिखेंगे बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग होता है, माइनस के चिन्ह का कभी प्रयोग नहीं होता। उम्मीद है आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा पूरा थ्योरी में लगभग 7, 8, 10 ऑब्जेक्टिव, जो भी जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे बन पाएगा उसको कवर करेंगे। अगर आप इस थ्योरी को देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए
अब बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा क्या, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है, उसका मूल रूप आखिर किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण पाया जाता है। अब बात करते हैं आपका हलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हम हल समझते हैं तो प्रकृति की बात करते हैं। देखिए आपका समीकरण यही था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण आपका यह था। दूसरा समीकरण की बात किया जाए तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दूसरा समीकरण यह था। अब बात करते हैं किसका, हल का। किसका, हल का। हल हम किसे कहेंगे, हल जो है, हल हम किसे कहेंगे। देखिए हल किसको कहते हैं, तो हल किसको कहते हैं भाई, चर राशि का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उसे हल कहते हैं। समझे, हल का सिंपल फंडा भाई, हल किसे कहते हैं, तो भाई चर राशि का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उसे हल कहते हैं। लेकिन झमेला कहाँ है, यहाँ समीकरण की संख्या 2 है। अब चर राशि इसमें भी है और इसमें भी है, तो चर राशि का ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा समीकरण का हल आएंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे लेकिन इसको नहीं करेंगे। तो हम हल किसके कहेंगे, अगर इसको संतुष्ट करता है तो इसके लिए यह हल है, अगर इसको संतुष्ट करता है तो इसके लिए यह हल है। लेकिन बात किया जाए ओवरऑल 10th क्लास की, तो 10th क्लास में यह जब तक ले हल तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक ले यह दोनों समीकरण को संतुष्ट न करे। तब ओवरऑल बात यह आती है कि भाई हल हम किसको कह सकते हैं, तो भाई चर राशि का वह मान जो दिए गए यानी दोनों समीकरण को संतुष्ट करे तब जाके हल कहते हैं। अगर केवल पहला को करे दूसरा को नहीं करे हल नहीं कहेंगे, केवल दूसरा को करे पहला को करे हल नहीं कहेंगे। चाहे ऐसा भी होगा कि दोनों समीकरण को संतुष्ट न करे तो वह तो हल हर हाल में नहीं। अगर पहला को कर रहा है तो पहला का हल है दूसरा का नहीं, अगर दूसरा को कर रहा है पहला को नहीं कर रहा है इसका मतलब दूसरा का हल है पहला का नहीं। लेकिन पूरा समीकरण का जोड़ा पढ़ना है, तो यहाँ जोड़ा को समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका मतलब तब जाके पूरा समीकरण का हल होता है। समझे, तो बात करते हैं क्या, तो यहाँ हल का कंडीशन आ जाता है क्या, तो कुछ ऐसा कंडीशन आता है जो पहला को संतुष्ट कर पाता है दूसरा को नहीं कर पाता है। कुछ ऐसा कंडीशन आता है कि दूसरा को कर पाता है पहला को नहीं कर पाता है, और कुछ ऐसा कंडीशन आता है किसी को नहीं संतुष्ट कर पाता है। तो इसी हिसाब से हल की प्रकृति की बात किया जाए तो हल आपका 3 प्रकार का हो जाता है। हल की अगर प्रकार की बात किया जाए तो आपका हल 3 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन, सबसे पहला बात करते हैं केवल और केवल एक हल। क्या है, केवल एक हल आ जाता है। देखेंगे बारी बारी से क्या क्या है। केवल आपका एक हल आता है। दूसरा बात किया जाए तो भाई अनगिनत हल आता है। क्या आता है, अनगिनत हल। सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या। तीसरा आपका आता है कोई हल नहीं। क्या आता है, कोई हल नहीं। अब देखिए समझते हैं क्या कि भाई ऐसा क्या हो रहा है इसमें। देखिए एक्स वाई का ऐसा एक केवल और केवल पूरा एक ही ऐसा मान हो जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे तो उसको हम लोग कहते हैं केवल एक हल। क्या कहते हैं, केवल एक हल। यानी कि पूरे संख्या पद्धति में अगर बात किया जाए तो केवल एक्स और वाई का ऐसा एक ही मान संभव हो जो यह दोनों समीकरण को संतुष्ट करे तो उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, केवल और केवल एक हल। यानी कि वैसा अगर एक ही संभव हो जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर पाए तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, केवल और केवल एक हल। अब बात करते हैं अनगिनत हल। अनगिनत हल का मतलब क्या है, तो भाई वैसा अनगिनत मान संभव हो जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि भाई अनगिनत हल होंगे। समझे। अब बात करते हैं कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का मतलब क्या है, तो भाई ऐसा कोई भी मान संभव नहीं होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, तो भाई उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि पहला को कर रहा है दूसरा को नहीं कर रहा है, अगर दूसरा को कर रहा है तो पहला को नहीं कर रहा है, चाहे दोनों में से किसी को नहीं कर रहा है, तो ऐसा संभव है। समझे। तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि भाई कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई जब तक ले हम हल निकालेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि भाई क्या कंडीशन आ रहा है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, कुछ रूल्स है, जिस रूल्स के आधार पर विदाउट हल यानी बिना हल निकाले हम लोग बता सकते हैं कि हल का प्रकृति क्या होगा। यानी कि केवल एक हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। इसीलिए याद कीजिए थोड़ा देर पहले हम एक बात कहे थे, क्या कहे थे कि अगर हलों की संख्या एक हो, क्या हो, हलों की संख्या की बात किया जाए, अगर हलों की संख्या एक हो, ये हलों की संख्या है, समीकरणों की संख्या लिखिए। क्या है, लिखिए समीकरणों की संख्या। समीकरणों की संख्या एक हो तो हलों की संख्या अनंत होती है। हलों की संख्या अनंत होती है। अब बात समझते हैं क्या है। देखिए अगर बात किया जाए आपका,
अगर इस प्रकार से दो समीकरण दे के हल पूछे तो 3 प्रकार का, केवल एक हल भी संभव है, अनगिनत हल भी संभव है, कोई हल भी संभव नहीं। लेकिन समीकरण सिर्फ एक दिया तब पूछा हल क्या होगा, तो हल अनगिनत होंगे। 10th में यह क्वेश्चन बार बार लगाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और इसमें गलती कर बैठे, समझे। देखिए पूछता क्या है, इस प्रकार से पूछ देगा 3x + 5y - 2 = 0। इससे पूछ देगा कि भाई हल बताइए, इसका हल कितना होगा। तो भाई समीकरण की संख्या क्या है, 1 है, समीकरण 1 है तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब चलते हैं कि भाई हल किस किस प्रकार का होगा, तो हम समझेंगे क्या। देखिए यहाँ समझिए क्या क्या है आपका। अगर समीकरण देखा जाए तो एक समीकरण यह है, समीकरण के गुणनांक की बात किया जाए तो देखिए x का गुणनांक आपका a1 a2 है, y का गुणनांक की बात किया जाए तो b1 b2 है, अचर पद का गुणनांक की बात किया जाए तो c1 c2 है, समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम देखेंगे अगर हलों की प्रकृति की बात किया जाए कि हलों की प्रकृति क्या, प्रकृति कहने का मतलब केवल एक हल गिरेगा या कोई हल नहीं गिरेगा या अनंत हल गिरेगा, इसको हम प्रकृति कहते हैं। पूछ सकता है हलों की प्रकृति बताइए, तो हलों की प्रकृति का मतलब क्या है कि किस प्रकार का प्रकृति दे रहा है, किस प्रकार का वह दिखेगा, समझे। तो इसको हम लोग बिना हल निकाले भी बता सकते हैं किस तरह से, उसके लिए कुछ रूल्स है जिसको समझना पड़ता है। देखिए क्या कहा गया, हलों की प्रकृति की बात किया जाए तो हम देखेंगे क्या कि a1 बटा a2 क्या है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। किसके, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। अगर ऐसा स्थिति में है तो यह केवल और केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल और केवल एक हल। अब समझते a1 बटा a2 b1 बटा b2 क्या है। a1 बटा a2 कहने का मतलब x का गुणनांक है, अब b1 बटा b2 कहने का मतलब क्या है, y का गुणनांक है। a1 क्या था, x पहला समीकरण के x के गुणनांक, a2 क्या था, दूसरा समीकरण के x का गुणनांक, यानी कि यह क्या है, x के गुणनांक का अनुपात है। यह क्या है, तो भाई b1 आपका पहले समीकरण का y का गुणनांक है और b2 आपका दूसरे समीकरण के गुणनांक का अनुपात है। तो इसका मतलब क्या है, b1 बटा b2 आपका y का गुणनांक का अनुपात है। तो अगर x के गुणनांक का अनुपात बराबर नहीं होगा y के गुणनांक के अनुपात के, तो हम कहेंगे केवल और केवल एक हल होगा। देखिए वही कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से a बटा डी क्या था, या ठीक से देखे एक व्यापक रूप आपका इसी प्रकार से दिया गया था, इस प्रकार से ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दूसरा था डी सी के बाद dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। यहाँ देखिए a बटा डी, ठीक, फिर b आपका b बटा e, तीसरा c बटा e। तो वही है a बटा डी या बराबर नहीं होगा किसके, b बटा e के, यानी ये x का गुणनांक का अनुपात अब y के गुणनांक का अनुपात अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं, केवल और केवल एक हल कहते हैं। क्या कहते हैं, केवल और केवल एक हल। इसी को हम लोग अद्वितीय के नाम से जानते हैं। किसके, अद्वितीय के। कभी कभार क्या है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव निकलता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि हम पहले ही कहें कि अगर थ्योरी देखते हैं तो 8 से 10 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ से निकाल के देंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगी भाई बनाना। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर रहेगा, दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं कि भाई केवल और केवल एक हल क्या है। तो भाई a1 बटा a2 बराबर अगर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हम लोग कहते हैं केवल और केवल एक हल, और इसी का नाम है आपका अद्वितीय हल। क्या है, अद्वितीय हल। इंग्लिश में इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो भाई अद्वितीय, अगर कोई पूछे कि भाई हल अद्वितीय कब होगा, तो अद्वितीय तब होगा जब समीकरण का x का गुणनांक और y का गुणनांक का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो कहेंगे अद्वितीय हल है, समझे। अद्वितीय को ही हम लोग केवल और केवल एक हल के नाम से जानते हैं। तो अद्वितीय कहे चाहे केवल और केवल एक हल का, इससे कोई फर्क नहीं। इसमें बहुत सारा नाम लिखा गया, एक ही टाइप को आप बहुत सारे नाम से क्वेश्चन पूछ देते हैं। इस नाम को विशेष ध्यान रखिए ताकि आपको क्वेश्चन जो भी पूछे आसानी से बन पाए। अब बात करते हैं आलेख। आलेख यानी कि अगर इस समीकरण का अगर आलेख खींचे, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से देखिए, अगर आलेख की बात किया जाए तो यह आलेख है। एक समीकरण ऐसे गया, दूसरा समीकरण का आलेख अगर ऐसे जाता है, तो यहाँ प्रतिच्छेद किया, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को काटना। देखिए एक समीकरण यह था, क्योंकि सरल रेखा आएगा तो पहला समीकरण का ग्राफ अगर इस प्रकार से है, दूसरा समीकरण का ग्राफ इस प्रकार से है, तो अगर आलेख इसका एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि दोनों समीकरण जितने जगह एक दूसरे को काटती है, हलों की संख्या उतना ही होती है। दोनों एक जगह जब यहाँ काट दिए तो उसके बाद देखिए इधर जाएगा या इधर जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा, दोबारा कभी नहीं काट सकता। फिर इधर देखिए ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इसके बाद क्या जाए भाई कितने बार काटी है, तो एक बार काटी है, इसीलिए इसका हल क्या हो जाएगा,
केवल और केवल एक हल। तो भाई केवल और केवल एक हल को हम लोग प्रतिच्छेदी के नाम से भी जानते हैं। क्या है? प्रतिच्छेदी। अगर बात की जाए केवल और केवल एक हल का हल कैसा होगा, आलेख कैसा होगा, तो आलेख आपका प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। संगत किसको कहते थे? जिसका हल निकालना संभव हो उसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका हल निकालना संभव हो उसको क्या कहते हैं? संगत। तो बात किया गया है हल निकालना किसका किसका संभव था? संभव दो का था, केवल एक हल का था, एक अनगिनत हल का था। तो दोनों में संगत आएगा, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। समझे? तो वही रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। अगर संगत का है तो फिर भी बात चल रहा है किसका? केवल और केवल एक हल का, लेकिन संगत में दोनों आता है, आपका अनगिनत हल भी आता है। इसको बार बार नहीं पूछेगा, लेकिन प्रतिच्छेदी पूछ सकता है, अनगिनत पूछ सकता है, अद्वितीय पूछ सकता है, केवल और केवल एक हल पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है क्या है? ऐसे रैखिक समीकरण यानी जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई रैखिक समीकरण है उसको हम लोग अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी। अविरोधी का मतलब क्या है? या समीकरण का विरोध नहीं करता है, समीकरण का हल निकालने देता है। देखिए समीकरण का हल निकाल के दिया, इसको क्या कहते हैं? अविरोधी। या क्या है? अविरोधी। आपको तीन प्रकार से पूछ सकते हैं, केवल और केवल एक हल के नाम से पूछ सकते हैं, आपका अद्वितीय के नाम से पूछ सकते हैं, अविरोधी के नाम से पूछ सकता है, उसके बाद आपका प्रतिच्छेदी के नाम से पूछ सकता है। तो यह चारों जो कहा गया, यहाँ से जो 4 पॉइंट कहा गया, चारों पॉइंट किसके लिए आता है? तो केवल और केवल एक हल के लिए आता है। इसका कंडीशन क्या है? तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, तो आपका केवल और केवल एक हल नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए 3x + 5y बराबर मान लीजिए 6 है। दूसरा समीकरण लीजिए 4x - 2y बराबर आपका 12। चेक कीजिए इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 3/4। इसका अनुपात देखिए 5/-2, चिन्ह के साथ उठाते हैं तो 5/-2 है। यह बराबर नहीं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यह क्या हो जाएगा? यह पूरा बात आ गया है किस पे? यह आपका अविरोधी है, अनगिनत है, और उसके बाद कोई हल अविरोधी है, उसके बाद अद्वितीय है, केवल और केवल एक हल है। यह कंडीशन किसके है? तो उसी का है। समझे? तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं कि a1/a2 बराबर अगर नहीं है b1/b2 के, तो केवल और केवल एक हल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक आपका आता है कोई हल नहीं का। क्या है? कोई हल नहीं। तो देखिए कोई हल नहीं में क्या है? तो आपका a1/a2 क्या है? a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1/b2 के। किसके? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। यानी पहला कंडीशन में था a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के। दूसरा कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, तब हम देखेंगे तीसरा कंडीशन अचर पद को। a1/a2 क्या था? तो x का गुणनांक था, b1/b2 क्या था? तो y का गुणनांक, c1/c2 क्या है? अचर पद का गुणनांक का अनुपात है। तो अगर x का गुणनांक और y का गुणनांक बराबर हो जाए तब देखना पड़ता अचर पद। अगर अचर पद बराबर नहीं है तो हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं की बात की जाए, अगर आलेख की बात किया जाए तो आलेख समानांतर होती है। आलेख को ठीक से समझे। क्या है आलेख समानांतर कहने का मतलब? क्या है? देखिए यह आपका x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह आपका x अक्ष है, यह y अक्ष है। अगर आलेख की बात किया जाए तो देखिए एक आलेख ऐसा गया, दूसरा आलेख ऐसा गया, तो यह एक दूसरा के समानांतर है। अभी हम देखें कि भाई हल किसको कहते हैं? तो दोनों ग्राफ अगर एक दूसरे को जितना जगह काटेगी हलों की संख्या उतना होगी। तो यदि यह दोनों समानांतर होंगे तो दोनों एक भी जगह नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, और एक भी जगह नहीं काटे इसका मतलब इसका कोई हल संभव नहीं है। तो आप आलेख से भी समझ सकते हैं कि आलेख से क्या कहना चाहता है। अगर आपको समानांतर कहे, आपका प्रतिच्छेदी कहे, उसके बाद अद्वितीय क्या कहते हैं आपका ये संपाती कहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या समझते हैं। देखिए प्रतिच्छेदी समझ में आ गया क्या था। अब उस बात की है समानांतर। समानांतर कहने का मतलब क्या था? यह समानांतर रेखा किसी भी प्रकार से समानांतर जा सकता है, ऐसे भी समानांतर जा सकता है, दोनों सट के समानांतर बगल बगल से जा सकते हैं, ऊपर थोड़ा नीचे। किसी भी प्रकार से अगर समानांतर रेखा है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो भाई कोई हल नहीं होगा। तो कहा गया कि भाई इसका आलेख कैसा होगा? समानांतर। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म का, कैसा होगा? असंगत। असंगत मतलब क्या है? तो भाई जिसका हल निकालना संभव हो उसको संगत कहते हैं, जिसका हल निकालना संभव न हो तो असंगत कहते हैं। इसका हल नहीं निकलेगा इसलिए कैसा रैखिक समीकरण है? असंगत है। अब बात करते हैं भाई अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो इसको हम लोग विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी। क्यों विरोधी कहते हैं? तो यह समीकरण का विरोध करता है, समीकरण का हल नहीं निकलने देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? विरोधी। ये आपका विरोधी के कैसे है? इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए 3x + 5y बराबर 2 के। यहाँ देखिए 6x +
10y बराबर 3 के। तो यहाँ देखिए इसका चेक कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3/6 बराबर 5/10 बराबर 2/3। यहाँ चेक कीजिए, इसको काटिए 3 दूना 6, यहाँ काटिए 5 दूना 10, यहाँ आ गया क्या 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 2/3 के। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। अगर ऐसा समीकरण की बात की जाए तो यह समीकरण क्या आ जाएगा, यह समीकरण कोई हल नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं। इसी को हम लोग कोई हल नहीं कहेंगे, इसी को हम लोग समानांतर कहेंगे। अगर इसका आलेख खींचा जाए तो इसका आलेख कैसा मिलेगा, समानांतर मिलेगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो असंगत कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग विरोधी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, इसका अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो आपका अनगिनत हल है। अनगिनत हल में क्या होगा, तो अभी तक हमने देखा कि पहला कंडीशन देखा था कि A1/A2 आपका बराबर नहीं था किसके, B1/B2 के। दूसरा कंडीशन देखे कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं था C1/C2 के। अब तीसरा कंडीशन देखना कि यदि आपका A1/A2 भी बराबर किसके, B1/B2 के, और साथ में बराबर किसके, C1/C2 के, यानी कि तीनों के तीनों अब बराबर हो गए। तो तीनों के तीनों अगर बराबर हो जाते तो हम कहते हैं अनगिनत हल। क्या कहते हैं, अनगिनत हल कहते हैं। इसी को हम लोग अनंत हल के नाम से जानते हैं, इसी को कहीं कहीं अनेक हल भी कहते हैं। तो भाई अनगिनत, अनेक, अनंत सब इसी का नाम है, समझे। अनंत, अनगिनत, अनेक सब हल इसी को कहते हैं। यह कंडीशन कब आता है, तो जब आपका A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, साथ में बराबर हो जाता है C1/C2 के, तो कहते हैं कि भाई अनगिनत हल है। चलिए बात करते हैं आलेख का। आलेख इसका कैसा होता है, संपाती। अब समझिए संपाती रेखा किसको कहते हैं। तो देखिए ये आपका एक्स अक्ष रहा, या आपका मतलब या एक्स अक्ष रहा, या आपका वाई अक्ष रहा। अब देखिए संपाती रेखा किसको कहते हैं। एक रेखा आपका इस प्रकार से गया, दूसरा रेखा ठीक इसी के ऊपर से इस प्रकार से जब जाएगा, यह रेखा संपाती कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, संपाती। यह रेखा आपका संपाती रेखा है। क्या है, संपाती रेखा, समझे। अब संपाती रेखा का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यह जो है अनंत बिंदु से मिलकर एक रेखा बनते हैं, समझे। तो कितना जगह काटा है, तो एक दूसरे को अनंत जगह काटेगा। कितना जगह काटेगा, अनंत जगह। हम कहें जितना जगह काटेगा हलों की संख्या उतना होगी, तो इसकी हल की संख्या कितना हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है, रैखिक समीकरण युक्त संगत होते हैं। संगत किसको कहते हैं, तो जिसका हल निकालना संभव हो, संगत कहते हैं। इसका हल निकालना संभव है, हालांकि हल बहुत आ रहा है लेकिन फिर भी संभव है, तो जिसका भी हल निकालना संभव हो उसको क्या कहते हैं, संगत। अब बात करते हैं रैखिक। अगर इस प्रकार का कोई रैखिक समीकरण है तो इसको हम लोग आश्रित कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं, जिसका हल निकालना संभव हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एक आपका विरोधी था, एक अविरोधी था। तो देखिए अविरोधी का मतलब क्या था, कि जो समीकरण का विरोध नहीं करे उसको अविरोधी कहते थे। क्या कहते थे, जो समीकरण का विरोध नहीं करे तब अविरोधी कहते थे। जो समीकरण का दूसरा केस में देखे समीकरण का विरोध कर रहा था, तो जो समीकरण का विरोध करता है उसको विरोधी कहते हैं। अब एक बात आपके माइंड में आया होगा कि सर अगर अविरोधी कहे हल निकल रहा था उसको, तो भाई अनगिनत हल में भी तो हल निकलेगा, तो अभी तो अविरोधी होना चाहिए, तो यहाँ आश्रित क्यों दिया। इस बात ध्यान में अगर आपको है तो सोच के देखिए क्या है। हम क्या कहें कि भाई एक विरोधी था एक अविरोधी था। तो विरोधी का मतलब जो समीकरण का विरोध नहीं कर रहा था उसको विरोधी कहें, जो समीकरण का विरोध किया वह आपका विरोधी कहलाया, जो समीकरण का विरोध नहीं किया वह आपका अविरोधी कहलाया। तो भाई यह भी तो समीकरण का विरोध नहीं कर रहा, तो इसको भी तो हम लोग अविरोधी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम इसके जब आश्रित आया। आश्रित का कहने का मतलब क्या, इसको जब समीकरण को समझेंगे, इस प्रकार का समीकरण को समझेंगे, आश्रित आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लीजिए 2x + 3y = 5 के। दूसरा समीकरण लीजिए 4x + 6y = 10 के। इस कंडीशन को चेक कीजिए। देखिए a1 आपका आ जाएगा 2/4 बराबर हो जाएगा 3/6 के, बराबर हो जाएगा 5/10 के। यहाँ चेक कीजिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यहाँ क्या क्या आया है, तो आपका 1/2 बराबर है 1/2 के, बराबर आपका है 1/2 के, साथ में बराबर है 1/2 के। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बाद साथ में बराबर किसके, C1/C2 के। यहाँ देखिए यह इसी का पार्ट है और यह पार्ट आपका इसका है। चलिए देखिए
क्या कहा गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर साथ में किसके, c1/c2 के। यह आपका अनगिनत हल, अनंत हल, अनेक हल के केस में आते हैं। अब समझते हैं क्या है आश्रित क्यों कहे इसको हम लोग आश्रित क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोनों समीकरण, इस समीकरण में और इस समीकरण में अंतर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। यह समीकरण में और यह समीकरण में क्या अंतर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करा के यह समीकरण लाया गया। ऐसा जब भी कंडीशन आएगा तो इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला समीकरण का है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ठीक उसी प्रकार से आधा गुना, 1/4, 1/3, इसी प्रकार से गुना होंगे। तो देखिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण एक दूसरे पे आश्रित है। दूसरा समीकरण जो है पहले पे आश्रित है, या ऊपर रहता तो पहला समीकरण दूसरे पे आश्रित होता। तो यार दोनों समीकरण एक दूसरे पे आश्रित ही होंगे, तभी जाके ऐसा केस बनेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आश्रित। क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। तो एक का नाम आया आपका विरोधी, एक का नाम आया अविरोधी, एक का नाम आश्रित। ऑप्शन में पूछ देंगे, समीकरण दे देंगे, कहेंगे कि भाई समीकरण दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो कंडीशन देखिए, अविरोधी किसको कहते थे, जो समीकरण का विरोध नहीं करता। तो उस स्थिति में 2 नहीं करते थे, वो केवल और केवल एक हल नहीं करता था, एक अनगिनत हल नहीं करता था। तो अनगिनत हल का केस ऐसा आता है कि एक समीकरण दूसरे पे आश्रित आता है, तो इसके लिए इसका नाम क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। अब बच जाता है केवल और केवल अविरोधी एक ही, जिसका हल आता है केवल और केवल एक हल। एक है आपका विरोधी, जो समीकरण का विरोध करता है, यानी कोई हल नहीं देता। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ब्रजगुणन विधि, इसको थोड़ा देर बाद देखिए। ब्रजगुणन विधि से पहले टॉपिक इसको क्लियर कीजिए, तब देखते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक हम समझ गए थे कि भाई अभी तक हमने क्या क्या देखा। भाई सबसे पहले चैप्टर को समझे कि चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर में क्या क्या है, चैप्टर का मूल रूप क्या था, यह सब चीज देखें। उसके बाद देखें कि भाई हल किसको कहते हैं, हलों की प्रकृति क्या होती है। अब बात करते हैं कि भाई अभी तक हम सिर्फ समझ रहे थे हल क्या है, अब बात करते हैं हल निकालने। अभी तक तो सिर्फ हल 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 सभी हल चल रहा है, अब हल निकलेगा कैसे, इसको भी समझना पड़ेगा कि सर हल कैसे निकलेगा। तो भाई हल निकालने के लिए, यानी कोई भी रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए कुछ विधि दिया गया, समझे, जिस विधि का प्रयोग करके ही हल निकाला जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो आपको तक लाते रहे, समझे। और नए हैं तो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर ले, ताकि आप पूरा 100 में से 100 की तैयारी आसानी से कर सके। हमारा चैनल का एक ही मकसद है कि हमारा बच्चा आसानी से 100 में 100 क्लियर करके चले। कंसेप्ट आपका इस प्रकार से क्लियर दिया जाता है कि 100 में से 100 क्लियर आसानी से हो जाता है। अभी तक हमने 99 अचीव किया, लगभग 2 से 3 साल 100 आउट ऑफ 99 अचीव करके आए। बस मकसद एक ही है कि भाई 100/100 अभी तक नहीं आया। 3 साल लगभग लगातार हमारे ऑफलाइन में रिजल्ट आ रहे हैं 99 आउट ऑफ 100। बस थोड़ा सा और मेहनत कर देना, आपका 100 में 100 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि भाई हल करने की विधि क्या क्या है। तो भाई हल करने का मुख्यतः 2 विधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 विधि। सबसे पहला विधि आता है आपका बीजगणितीय विधि। क्या है, बीजगणितीय विधि। दूसरा विधि आता है आपका आलेखीय विधि, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स फिक्स है। इस बात को ध्यान रखें कि भाई यह विधि आपका सबसे इंपॉर्टेंट विधि आता है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है, समझे, एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना फिक्स है। आलेखीय विधि जो आपका ग्राफ वाला पोर्शन आता है, इसको ग्राफ कहते हैं, ग्राफीय मेथड, ये आपका ग्राफ वाला है, और इससे 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन आता है। तो देखिए हल निकालने के क्या विधि हो गया आपका, 2 विधि। एक विधि आपका बीजगणितीय विधि, एक आपका आलेखीय विधि। अब बात करते हैं बीजगणितीय विधि में क्या, तो पहले आपका बीजगणितीय विधि बुक 5 प्रकार के लिखते हैं, लेकिन मेनली 3 प्रकार से ही क्वेश्चन उठते हैं, तो 3 प्रकार को ही कवर किया जाता है, समझे। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई आपका विधि कौन कौन होता है। आपका बीजगणितीय विधि तो सबसे पहला विधि आता है विलोपन विधि। क्या आता है, विलोपन विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपका ब्रजगुणन विधि। विलोपन विधि को ही हम लोग लुप्तीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, लुप्तीकरण। क्या कहते हैं, लुप्तीकरण। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लुप्तीकरण विधि कहते हैं। आपका लुप्तीकरण कहिए, इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए बात करते क्या,
आपका हल निकालने का दो विधि हो गया, क्या क्या हो गया आपका बीजगणितीय विधि, एक आपका आलेखीय विधि। बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार के होते हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक बृहज्गुणन विधि। इस सभी विधि के बारे में हम एक का एक जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा तैसे तैसे बात करते चलेंगे। अगर सभी विधि को अगर डिस्क्राइब करते चले तो भाई वीडियो बहुत लंबा जाएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा का, समझे। तो यहाँ से थ्योरी कवर करते हैं, बाद बाकी विलोपन विधि क्या है, कैसे बनता है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे बनता है, बृहज्गुणन विधि क्या है, कैसे बनता है। बृहज्गुणन विधि तो सिंपल है, इसको इसी के लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड इसको छोड़ा था। बृहज्गुणन विधि यहाँ समझा के चलेंगे, यह आपका बेसिक फार्मूला के तौर पे यह बन जाता है। आलेखीय विधि भी आपका क्वेश्चन लेही के बनना है, तो थ्योरी पोर्शन में इसको कवर नहीं करेंगे, सिर्फ आज यही समझेंगे कि भाई हल करने की विधि क्या क्या होती है। तो हल करने की विधि दो होती है आपका, एक आलेखीय विधि, आपका एक बीजगणितीय विधि, समझे। आलेखीय विधि भी आलेखीय विधि तो आलेखीय विधि है, बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार के होते हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक आपका बृहज्गुणन विधि। मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कि विलोपन विधि है क्या। विलोपन नाम से ही पता है, विलोपन मतलब क्या करना, विलोप करना, विलोप करना मतलब गायब करना। इस विधि में क्या है तो देखिए, अगर समीकरण को ठीक से देखिए तो समीकरण यही था, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ क्या था, दो चर राशि था, एक x था एक y था। अगर याद करें तो आप 8 क्लास में इस प्रकार से 3x प्लस 5 बराबर 0 इस समीकरण को हल किए थे, आसानी से हल हो गया था। क्यों, तो इसमें एक चर राशि था, यहाँ से आसानी से 5 को इधर लाते थे, 3 को इधर गुना से भाग में लाते थे, x के मान निकल जाता था, आसान था। तो दिक्कत यही है कि भाई एक चर राशि है तो हम हल निकाल सकते हैं, लेकिन दो चर राशि होते हैं तो हल निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, समझे। तो भाई पूरा ध्यान लगाया जाता है कि भाई हम कैसे किसी एक चर राशि को गायब कर दे, जो दो चर राशि में से किसी एक चर राशि को गायब कर दे, ताकि समीकरण हमारा इस रूप में आ जाए, और इस रूप में आने के बाद इसको आसानी से हल निकाला जा सके। तो पूरा फोकस होता है गायब करने पे, समझे। तो इसीलिए इस विधि को हम लोग विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें गायब किया जाता है, विलोप किया जाता है, समझे। तो जिस विधि में हम क्या करते हैं, एक चर राशि को विलोप करके मान निकालते हैं, उसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक के बदले में दूसरा को बैठाना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी से कोई काम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखा गया कि भाई आप यहाँ बैठिए और किसी चीज की निगरानी कीजिए। अब अगर इमरजेंसी में अगर आपको कहीं जाना है तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने हिसाब से आपको जो इस जगह पे बैठने वाला कोई आदमी अच्छा लगेगा कि ना हमारे बराबरी का कोई काम दे सकता है, आप उसी को ना कार्यभार संभाल के कुछ देर के लिए जा सकते हैं। तो वही काम यहाँ होता है कि भाई या तो x को y के रूप में हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, चाहे y को x के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वह विधि आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। बृहज्गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस से मल्टीप्लाई करा के निकाला जाता है, उसको हम लोग बृहज्गुणन विधि कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। बाद बाकी सभी फॉर्मूला को एक एक टाइप को हम लोग क्वेश्चन में कवर करते चलेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, देखिए आगे नहीं बढ़ना, पीछे बढ़ना, आपका बृहज्गुणन विधि समझना। बृहज्गुणन विधि क्या था, तो यहाँ समीकरण का रूप समझिए, समझाते क्या है। आपका समीकरण यह था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका क्या था, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह आपका दूसरा समीकरण था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह समीकरण भी उसी प्रकार से एबीसीडी वाला इक्वेशन पे है, ये आपका a1 बटा b2, दोनों फार्मूला सेम है। अगर इस रूप में देखिएगा तो एबीसीडी वाला केस में देखेंगे, यह भी आपका इस रूप में दिखा रहे हैं। बृहज्गुणन में चलता क्या है, तो सबसे पहला काम बृहज्गुणन में क्या होता है, क्वेश्चन आपका इसी व्यापक रूप में होना चाहिए। अगर इस व्यापक रूप में नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका व्यापक रूप है, क्या है, व्यापक रूप है। अगर क्वेश्चन व्यापक रूप में नहीं है तो भाई सबसे पहला काम यही होता है, आपको व्यापक रूप में लाना पड़ता है। जब तक आप व्यापक रूप में नहीं लाएंगे बृहज्गुणन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता है कि सी उधर होता है, तो भाई व्यापक रूप में नहीं। व्यापक रूप कहता है कि ए बी सी तीनों बराबर किस साइड होना चाहिए, बराबर को साइड केवल और केवल 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी बृहज्गुणन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी इधर x वाला है y वाला है, अचर मान आपका उस साइड है, तो पहले उसको आप इधर लाइए तब बृहज्गुणन लगाइएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभार इसमें आंसर तो सही सही आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार आंसर जब गलत होता है तब आप खोजना शुरू करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आंसर नहीं आया, समझे। तो उस समय यही इसी बात को ध्यान रखें कि होता क्या है, बृहज्गुणन तभी लगाया जाता है जब एबीसी आपका तीनों बराबर के एक साइड हो। लगता कैसे समझिए, होता क्या है, तो भाई बृहज्गुणन में x के गुणनांक यहाँ x लिखिए, यहाँ आपका y लिखिए, यहाँ अचर मान के लिए 1 लिखिए। x का गुणनांक लिख लीजिए, क्या है, a1 है,
यहाँ A2 है। y का गुणनांक लिखिए तो आपका B1 है, B2 है, और अचर का मान लिखिए तो अचर आपका C1 है, C2 है। फॉर्मूला बनाइए क्या है, अगर x निकालना है तो x को तोप लीजिए, y में गुना कराइए, y में ऐसे गुना होगा तिरछा तिरछी, y में पहले ऊपर से नीचे फिर इसमें इससे। देखिए फॉर्मूला क्या बना, B1 C2, उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह है, B1 C2 माइनस B2 C1। देखिए x के मान B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले के लिए, नीचे में आपका चलेगा क्या, तो यहाँ ऊपर से नीचे इसमें, उसके बाद नीचे से ऊपर। देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, यह x निकालने का तरीका रहा। क्या रहा, x निकालने का तरीका। x कैसे निकला समझ में, जिसको निकालना उसको ढक देना, इसको ढक दिए, जो बचा y इसको मल्टीप्लाई कराए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराए, जो मान आया ऊपर लिखे। ऊपर के बाद नीचे वाले मान के लिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चर मान था इसके ही गुणनांक में काम करेंगे। तो इसके गुणनांक में A1 B2 और नीचे वाला से ऊपर माइनस के साथ लगे A2 B1 आ जाएगा। तो यह आपका x के मान निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं y के मान के लिए, तो यहाँ समीकरण लिख देते, आपका हो जाएगा x y आपका 1, यहाँ हो जाएगा A1 A2, यहाँ B1 B2, यहाँ आपका C1 C2 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए y को निकालना है तो y वाले को ढक देंगे, x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर। पहले x वाले में ऊपर से नीचे आया था, इसमें नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो भाई A2 C1 आ जाएगा, A2 C1 आ जाएगा। उसके बाद A1 C2 आ जाएगा, तो माइनस के साथ A1 C2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले के लिए हर संभव वही लगेगा, नीचे वाले में ही लगेगा, इससे इसमें और उसके बाद इससे इसमें, तो आपका A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ वही है कि भाई A2 C1 माइनस A1 C2 बटा आपका A1 B2 माइनस A2 B1, यह आपका रहा ब्रज गुणन विधि। इसी प्रकार से व्यापक रूप लगाना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, आपका x के मान निकल जाएगा, y के मान निकल जाएगा, x का मान y का मान ही हमारा क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो यह आपका ब्रज गुणन विधि से हल निकल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका टाइप है, यह वर्ड प्रॉब्लम के केस में आता है। क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम के केस में आता है। आज तो देखना संभव नहीं था, लेकिन देखिए देख लेते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम समझने पड़ते हैं, उसके बाद इसका बात आता है। इससे लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया तो भाई नाव धारा की चाल से एक क्वेश्चन आपका रहता है। चलिए बात करते हैं, टाइप है आपका नाव तथा धारा की चाल। यह टाइप इसलिए लिखा गया है आपके स्लाइड में क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आता है इस टाइप में। समझते हैं नाव की चाल, धारा की चाल आखिर क्या है, इसमें चलता क्या। सिंपल समझिए, आपका रहा नाव, यह रहा क्या, तो यह आपका नाव रहा, यह आपका नाव रहा, समझे, यह आपका पानी रहा। यहाँ समझिए क्या चल रहा है, नाव की चाल, धारा की चाल देख लीजिए। यह आपका नाव मान लीजिए इधर चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यह आपका धारा चल रहा है इधर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब कहानी समझते हैं क्या चलता है, नाव धारा की चाल में समझते हैं क्या। थोड़ा देर के लिए मानिए आपका नाव नहीं चल रहा था। अगर बचपन में आप पानी में नाव चलाए होंगे बारिश के मौसम में तो समझ में आना आसान क्या है। आप नाव बनाते थे, नाव को पानी में ले जाकर रख देते थे, अब जहां रखते थे भाई वहीं रह जाता था। क्यों, आपके नाव में कोई मशीन नहीं लगा था, कोई इंजन नहीं लगा था, जो कहीं अपने से नहीं जाता था। तो आप क्या करते थे, पानी को इस प्रकार से थपथपाते थे, पानी हिलता था तो नाव कुछ टहलता था, समझे। तो इसमें हुआ क्या, तो भाई नाव में कोई चाल नहीं थी, नाव का अपना कोई चाल नहीं था, तो नाव कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप पानी को थपथपाए तो पानी में धारा आ गया, पानी का कुछ चाल हो गया, समझे। और पानी का जितना चाल हुआ वही उस नाव को थोड़ा दूर टहला के ले जाया गया, जिससे हम देखे कि हमारा नाव चल के यहाँ से वहां गया। तो वह क्यों गया, तो धारा के चाल के कारण गया। तो बात समझते हैं, अगर केवल नाव पे धारा की चाल चलता तो कितना दूर जाता। मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धारा की चाल होती तो हमारा नाव का अगर कोई चाल नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा की चाल का मतलब क्या हुआ कि हमारा नाव अगर पानी में कोई चाल से नहीं चले, अगर सिर्फ और सिर्फ धारा की चाल काम करे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसका मतलब 1 घंटे में नाव को बिना चालू किए यह पानी इसको कितना दूर तक ले जाएगी, 3 किलोमीटर ले जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नाव की चाल की। देखिए अगर धारा की चाल नहीं होता, धारा एकदम शांत जल होता, पानी नहीं चलते रहता, लेकिन नाव का चाल होता यानी नाव मशीन वाला होता,
उसका अपना कुछ चाल होता, मान लीजिए उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता। अगर नाव नहीं, पानी नहीं चलता तो सिर्फ और सिर्फ इस नाव के चलने के कारण आगे बढ़ता, और नाव कितना दूर जाता, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोनों स्थिति में। देखिए अब क्या है, नाव में भी कुछ चाल है, पानी में भी कुछ चाल है, समझे, धारा का भी कुछ चाल है। तब क्या होगा, तो देखिए समझिए, मान लीजिए कि नाव आपका 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा कितना, तो धारा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, नाव अपना स्पीड से 5 किलोमीटर गया, कितना देर में, 1 घंटा में। ठीक उसी समय धारा इसको कितना ठेल रहा था, 3 किलोमीटर, तो दोनों मिला के कितना गया, 8 किलोमीटर। यानी नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ के कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर नाव और धारा चले तो भाई दोनों कितना दूर चल जाएंगे, 8 किलोमीटर चल जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए हो क्या रहा था, तो भाई यहाँ चल कैसे रहा था, सो समझिए, तो अगर नाव भी इधर चल रहा था, धारा भी इधर चल रहा था, तो भाई यहाँ 5 किलोमीटर गया, उसी समय नाव 3 किलोमीटर धारा ठेल दिया, तो धारा पहुंचा के कितना दूर ले गया, फाइनली इसको 8 किलोमीटर ले गया। समय कितना लगाया दोनों इंटरवल में, तो 1 घंटा लगाया, यानी कि 1 घंटा में 8 किलोमीटर गया, यानी कि इसका चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह कंडीशन कब हो रहा था, तो जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता कि नाव हमारा इस दिशा में होता और धारा हमारा इस दिशा में बहता, तो भाई यह 5 किलोमीटर उधर लेकर जाता। देखिए यह कितना ले जाता, 5 किलोमीटर हमारा उधर ले जाता, कितना ले जाता, 5 किलोमीटर उधर ले जाता, कितना ले जाता, 5 किलोमीटर उधर जाता। अब वह 5 किलोमीटर इधर से गया, 3 किलोमीटर उसको ठेल के इधर ले आया, तो भाई टोटल 5 किलोमीटर गया था और 3 किलोमीटर इधर से ले आया, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। यानी कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, जितना धारा लेके जा सकता था उतना हो रहा है। यानी कि फाइनली कितना आ रहा है, तो टोटल रिजल्ट 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। दो या समय कितना देर लगा था, तो 2 किलोमीटर। हुआ क्या, तो भाई नाव उस दिशा में चला, धारा इस दिशा में चला, तो उस कंडीशन में क्या है, तो यहाँ अंतर के बराबर आ गया। यदि नाव भी इसी दिशा में चला, धारा भी इसी दिशा में चला, तो उस स्थिति में हमारा यह कंडीशन आया, दोनों जुड़ने वाला। तो समझते हैं इस कंडीशन को हम लोग इस गणितीय भाषा में क्या क्या कहते हैं। देखिए नाव भी उसी दिशा में चले, धारा भी उसी दिशा में चले, उसको हम लोग अनुकूल स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूल स्थिति कहते हैं। तो भाई अनुकूल स्थिति समझ में आया क्या है। अब बात करते हैं, नाव इस दिशा में चले और धारा इस दिशा में चले, इसको हम लोग प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकूल स्थिति। तो आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक अनुकूल स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में। तो अनुकूल उम्मीद है समझ में आया। अनुकूल किसको कहते हैं, जब नाव भी उसी दिशा में चले और धारा भी उसी दिशा में बहे, तो हम कहते हैं अनुकूल स्थिति। अगर नाव उस दिशा में चले और धारा हमारा उसके विपरीत दिशा में चले, इस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। अनुकूल स्थिति में क्या हो रहा था, यह आपका अनुकूल का आया, क्या आया, अनुकूल का आया, ये आपका अनुकूल स्थिति है। अनुकूल में क्या होता है, तो दोनों जुटते हैं, क्या है, जुटते हैं। आपका दोनों क्या आ जाएगा, जुटेंगे, दोनों जुटता है, दोनों जुटता है। अब प्रतिकूल, ये कौन सा कंडीशन है, तो प्रतिकूल है, क्या है, प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल में क्या होता है, तो घटता है, क्या है, घटता है। यहां तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं नाव की चाल धारा की चाल में कहता क्या है। तो वही कहा है कि माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की धारा की चाल कितना y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर बात किया जाए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल यानी धारा भी उसी दिशा में, नाव भी उसी दिशा में, तो भाई नाव की चाल तथा धारा की चाल जुट जाता है। क्या होगा, नाव की चाल धारा की चाल जुट जाएगा। अब बात करते हैं नाव की धारा की चाल अगर प्रतिकूल चाल हो, क्या हो, प्रतिकूल का मतलब क्या है, धारा इस दिशा में चले तो नाव इस दिशा में चले, इस कंडीशन को प्रतिकूल कहते हैं। प्रतिकूल स्थिति में क्या होता है, नाव की चाल तथा धारा की चाल घट जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। विशेष समझ में आने के लिए भाई चैप्टर आ जाएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा, चैप्टर आ जाएगा तो वहां आपको जब क्वेश्चन होगा, चैप्टर के साथ क्वेश्चन होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया, मजे से समझ में आया क्या है। यहाँ तक थ्योरी समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पूरा क्लास का लेक्चर का लास्ट थ्योरी था। इसके बाद बहुत सारा है, संख्या है, बहुत सारी संख्या है, जिसके हिसाब से किस किस टाइप के मानना है, वहां से जब चैप्टर में आएगा तो वहां से आसानी से समझ में आए। यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जिसको बेहद समझने की बच्चे को जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जिस प्रकार से समझाया गया समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने जितना भी काम किया उस पूरे लेक्चर का पैनल पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। तो अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया तो तुरंत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ताकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। आपका जो पैनल पीडीएफ है वह अवेलेबल होता है, नोट्स अवेलेबल होता है, समझे, और सारा एक्स्ट्रा पीपीटी मटेरियल होता है, और सारा आपको
टेस्ट सीरीज जो भी है आपको उसी पे अवेलेबल कराया जाता है। अगर इंस्टॉलेशन में कहीं भी समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे कहीं भी लेक्चर में भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो अगर कोई विशेष समस्या है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, सहायता की जाएगी, समझे। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।